में होंगे, लेकिन शुरुआत में दतिया को लेकर करती हूँ, उपचुनाव को लेकर करती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल 15 अप्रैल की तारीख है, लेकिन बहुत ज्यादा कयास ये है कि ये जो रहा है वो उपचुनाव की ओर मुड़ सकती है। हालांकि अभी तो मौका है, क्या कहेंगे? देखिए, जितने सवाल मेरे मित्र ने मेरे ऊपर ही खड़े करे, मेरे ऊपर नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर खड़े करें। भ्रष्टाचार की उन्होंने बात कही, तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरह का भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश में कर रही है। दिन प्रतिदिन, पहले तो महीनों में लोन लेते थे, अब तो दिन प्रतिदिन भी नहीं, महीनों में 3-3, 4-4 बार मध्य प्रदेश सरकार लोन ले रही है। और ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का भ्रष्टाचार है, जो विकास के लिए इनको वोट दिए थे या इन्होंने वोट चोरी करके जो भी सरकार बनाई है। लेकिन वर्तमान में जो भी दतिया के अंदर जिस तरह की सुगबुगाहट चल रही है, जो एक मीटिंग वहां पर हुई है नरोत्तम मिश्रा जी की और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की, निश्चित रूप से उसके कई मायने हैं। पहला मायने तो ये कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि वो दतिया से जीते, संगठन बिल्कुल नहीं चाहता कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से जीते। नाराज ग्रुप, महाराज ग्रुप, बीडी शर्मा ग्रुप, हर ग्रुप ये चाहता है कि कैसे भी ये वहां तक, ये चुनाव तक ना जाए। अब चुनाव तक जिस प्रक्रिया के तहत ये गए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र पे हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरह से ये संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, यही कारण है कि कोर्ट को दखल लेना पड़ा। अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं फॉलो हो रही होती तो आपने उस दिन देखा होगा कि रात में 10 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा खुल जाती है एक सदस्य को उसकी सदस्यता खत्म करने के लिए, और जब विधानसभा मध्य प्रदेश में चलती है तो वहां तो मुख्यमंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री आते हैं, लेकिन अभी हम जिनको जवाब बात करेंगे। हाँ प्रवीण जी, एक सवाल और भी मैं इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं दतिया को लेकर और अभी इंतजार 15 अप्रैल का भी है। हाँ आप बोलिएगा, एक सवाल और ऐड कर देती हूँ, उसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए 58 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम बात करें राज्यसभा चुनावों को लेकर तो ये दतिया सीट हो या फिर अगर हम आपके विजयपुर विधायक को लेकर हम बात कर लें, राहत जरूर मिली लेकिन वोट अधिकार खत्म हो गया, ऐसे में वहां पर भी बड़ा असर पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो 58 हमारे विधायक हैं उनको कैसे कम किया जाए, अगर यही इनको, चूंकि अभी ये रिसेंट में मुझे भी जानकारी मिली है कि आरिफ मसूद जी और अभय मिश्रा जी उनके ऊपर ये चाहते हैं कि जल्दी कोई निर्णय हो जाए, तो ये कोई सहयोग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का उन संस्थाओं का उपयोग करके एक तरह का संदेह हमें लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है। और जो आंकड़ों को लगातार, चूंकि अभी राज्यसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपना रही है। वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस विषय पे उसको चुना है वो विषय हल हो, और ये अपने जो इनके अनैतिक कार्य हैं, जो जनता जानना चाहती है, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, वो आवाज राज्यसभा में उठे, उसको दबाने के लिए इस तरह के हटकंडे अपनाना चाह रही है। चलिए मैं लौटती हूँ, और बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और मेरे विद्वान मित्र विषयांतर कर रहे हैं, मेरे विद्वान मित्र विषयांतर कर रहे हैं, मतांतर कर रहे हैं। नहीं, विषयांतर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया था, उस विश्वास का आप जो लोकतांत्रिक तरीके से आप मेरी बात भी हल करिए ना, आप उस पर हत्या क्यों कर रहे हैं? आप मैंने आपकी बात सुनी, बातें वहां आप धनबल का उपयोग करते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, अब आपको भय सता रहा कि आपके 1-2 विधायकों की और बलि लग सकती है। अरे भाई, भ्रष्टाचार आप करें, पूरे मध्य प्रदेश में देखा है कि आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में 2019 में आपके विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में आपने भारतीय जनता पार्टी देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे, कम करे, कानून को चुनौती देंगे, अगर आपका नहीं मान ले, मैं आपकी बात मानता हूँ। निर्भया सप्रे वाले मामले में आपने क्या करा? देखिए आपने सचिन बिरला वाले मामले में आपने एक्शन लिया। कानून को चुनौती देंगे, आपके खिलाफ एफआईआर होगी। धैर्यवर्धन जी, मेरी बात सुनिए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? आप खुद की बात भी समझ पा रहे हैं कि आप क्या जवाब दे रहे हैं? तो जनता कैसे समझेगी? एक एक करके बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ, उसका थोड़ा सा उपयोग करिए। प्रवीण जी आपने बोल लिया, अब जरा धैर्यवर्धन जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी हमारे साथ सरपंच जी भी है, उनसे भी तो बातचीत करनी है। मुझसे पूछा गया है, बोले धैर्यवर्धन जी। मुझसे पूछा गया तो मैं चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले। हाँ बोले। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, देखिए कि मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं वो अनियमितता का है, वो भ्रष्टाचार का है, वो कानून को चुनौती देने का है। हमारे पूर्व पैनलिस्ट कह रहे थे कि रायन भारती जी बहुत वकालत पढ़े लिखे हैं, उनके घर में भी वकील हैं,
तो क्या कानून की समझ इतनी ज्यादा हो गई कि आपने पैसे का खुर्द-बुर्द कर लिया? आपने सहकारी बैंक में जो भी किया है आपने, आपको डर नहीं लगा 1% भी? अच्छा, अरे भाई, ज्यादा धैर्यवर्धन जी, पढ़े एक लिखे सवाल अगर का आप जवाब और कानून भी के ऐड कर दीजिएगा जानकार कि हैं, कांग्रेस तो कह रही है, आपको अभी ज्यादा भयभीत होना कांग्रेस चाहिए प्रवक्ता था। कह ही रहे थे कि संस्थाओं पर दबाव डाला जाता है हमेशा, क्योंकि दोषी कांग्रेस की तरफ से ही क्यों निकलता है? बीजेपी में ऐसा तो है नहीं, सब दूर के असहमत धुले हूँ हैं। आपकी बात से, हाँ, सहमत नहीं। अच्छा, ठीक है, अपना जवाब पूरा करें अब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं सहमत नहीं हूं, ये आरोप निराधार है। आप अपने ठीक है। विधायकों को कहिए कि अपना आचरण ठीक रखें, भ्रष्टाचार न तो करें। क्या बीजेपी में कानून की सारे चुनौती विधायक न दें। एकदम आचरण और सही आपके वाले जो हैं? क्या दिल्ली सारे के दूर के थोड़े से धुले हैं? विधायक कांग्रेस हैं, लगातार ऐसे उनका कई सवाल प्रशिक्षण उठाती लो। रही है। हाँ, धैर्यवर्धन जी, मेरा सवाल यही था कि कांग्रेस की ओर से लगातार कई ऐसे ही सवाल खड़े हुए हैं कि क्या बीजेपी के सारे विधायक ऐसे हैं जिनका आचरण ऐसा हो कि कहा जा सके कि दूध के धुले हैं, भाई इन्होंने कोई दोष नहीं किया होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अदालत नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी अदालत है। अच्छा। या कानून का राज है। यदि इनको कहीं कोई लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति को अनियमितता कर रहा है, ये जाए पुलिस में जाएं, आर्थिक अपराध ब्यूरो में जाएं, अदालत में जाएं, किसने रोका है? केवल अपने लोगों पर जब गाज गिर रही है तो ये कहने लगे कि सारा संसार बेईमान है। इससे काम नहीं चलने वाला, ना जनता इनकी बात को कोई तवज्जो देगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो दतिया की जनता है, दतिया की जनता का जो मिजाज है ना, वो बहुत आर पार वाला है। ये तो देखिए हम सभी जानते हैं दतिया की जनता का मिजाज कैसा है। माननीय प्रवीण विधायक जी, जी पर सिद्ध हुआ है। मैं बोले। जानना सिद्ध हुआ चाहूंगा, है। मुझे लगता है कि इस बात उसके को मुझे परिणाम बोलना आएंगे। चाहिए। मेरे मित्र लगातार जो दतिया की जनता की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जनता बड़ी भोली वाली है। लगातार 2019 में जो मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस में कमलनाथ जी की सरकार को बिठाया था, उसी जनादेश का अपमान आपने किया था। आप मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का लगातार अपमान करते हैं। आप दतिया की जनता की बात कर रहे हैं। दतिया की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, इसलिए उन्होंने राजन भारती जी को जिताया था। लेकिन जिस जन बल और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का आप तोड़ते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से अनैतिक रूप से सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप सत्ता चाहते हैं, वो हरगिज मध्य प्रदेश की जनता ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। सरमन नागेली जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा। देखिए, संभावित वापसी देखी जा रही है सिर्फ बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा की, लेकिन अभी कांग्रेस प्रवक्ता ये, धैर्यवर्धन जी थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा थम जाइए। मैं जरा सरमन जी से बात कर लेती हूँ ना, क्योंकि वक्त इतना होता नहीं है कि मैं उनसे भी मैं कमेंट ले लेती हूँ। धैर्यवर्धन जी थोड़ा रुक जाइए, मैं आती हूँ आपके पास। सरमन जी, आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता जो भी कह रहे हैं, ये भी कहा कि संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, प्रभाव डाला जाता है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अब संभावित वापसी नरोत्तम मिश्रा जी की देखी जा रही है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस की अगर हम हालत इस वक्त देखें, राज्यसभा चुनाव जो जिन 3 सीटों पर होना है, 2 सीटें तो बीजेपी की ओर जाती हुई नजर आ ही रही, लेकिन तीसरी पर भी अब असमंजस हो रहा है और स्थिति ऐसी ही हो रही है। देखिए कोमल जी, 3-4 विषय हैं कि जो राज्यसभा के संदर्भ में आपने कहा है कि जो उसमें ये जो मेरी समझ कहती है लंबे समय की, कि जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर गुणात्मक चीजें चलती हैं। तो जब भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, यहाँ से विधायकों की पूरी जानकारी जाएगी, वो विधायकों की वोटिंग लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद ही तय होगा कि क्या है। और दूसरा विषय ये है कि जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की वापसी की बात कही है, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि यदि नरोत्तम जी चाहेंगे और पार्टी चाहेगी तो नरोत्तम जी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और मैं कोई उनका वकील तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वो लंबे समय से वहाँ काम किया है, तो उनकी वापसी भी संभव है और ये वहाँ की जनता तय करेगी। तीसरा मेरा ये विषय ये है कि देखिए, जो ये अभी कहा गया है कि वो वकील है तो क्या कानून हाथ में ले लिया। मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लेता हूँ, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष का। देखिए, यदि डॉक्टर घर में है तो वो अपने परिवार की जान बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। वो वकील है, उनके परिवार के लोग वकील हैं। इसमें कानून का उल्लंघन की बात तो कहीं आई नहीं है, ना कानून ने कोई इस तरह का हाथ में लिया है। मैं उनका वकील नहीं हूँ, उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो संवैधानिक जो नैसर्गिक न्याय है, जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, मैं उनके संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ पूरी।
मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो विद्वान लोग पहले मेरी बात को सुने, समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और तीसरा मेरा यहाँ ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तो मेरा जवाब सुन लीजिए। मैंने आपके धैर्यवर्धन जी एक बार उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। मैं आप ही के पास आ रहा कहा कि यदि वो कानून के जानकार हैं तो भ्रष्टाचार क्यों किया? धैर्यवर्धन जी, भ्रष्टाचार धैर्यवर्धन जी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, माफी मांगो, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। भ्रष्टाचारियों के संरक्षक भी माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी हर मीडिया के व्यक्ति को नो नो नहीं, गलत बात है। जिस तरह चाहते हैं हर व्यक्ति नहीं, मैंने विनम्रता पूर्वक 2 बार बात सुन ली, पर आप लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने ये कहा कि कानून के जानकार है, वो वकालत पढ़े हैं तो भ्रष्टाचार क्यों किया? बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार क्यों किया? आप उनके ऊपर उंगली मैं उठा रहे उनकी हैं। बात नहीं कर रहा, मैं राजेंद्र भारती की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र के चौथे मैं स्तंभ राजेंद्र की भारती हत्या जी की करने बात कर रहा हूँ। मैं राजेंद्र भारती जी की बात आप कर रहा क्या हूँ। चाहते हैं कि यदि वो कानून के जानकार है, वो विधि वेत्ता है, तो भ्रष्टाचार क्यों किया? धैर्यवर्धन जी, चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए आप, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार आप कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे। सरमन जी अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुनने नहीं दे रहे हैं आप। एक बार उनको सुन लेने दीजिए। मेरा सवाल आपके लिए तैयार है कि अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है उपचुनाव होंगे और वापसी होगी, बहुत सारी चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम 23 के जब चुनावों को देखते हैं तो क्यों हारे थे फिर नरोत्तम मिश्रा? धैर्यवर्धन जी जी क्यों हारे थे नरोत्तम मिश्रा? देखिए, मैंने आपकी बात काटी नहीं, मैंने आपकी बात काटी सर नहीं। आपने मेरी बात नहीं काटी, सरमन जी की बात को काटी ना, वो बोल रहे थे, आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। वक्त इतना नहीं होता कि आप किसी की बात को काट के अपनी बात रखें। राजेंद्र भारती जी लॉ के जानकार हैं, वो वकालत पढ़े हैं, वकील हैं, ऐसा आपने बोला। तब मैंने कहा कि जानकार आदमी को तो और ज्यादा बचना चाहिए। फिर जानबूझ करके क्यों गफलत की, क्यों भ्रष्टाचार किया, उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि आज आपकी सदस्यता चली गई। मैंने केवल इतना कहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के अहंकार में इतने डूब गए हैं कि हर जगह दबाव की राजनीति करते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना मत भी रखना चाहे तो वहां भी दबाने का प्रयास जी करते हैं। न्यूज के श्रोता सुन आप रहे ये हैं, समझ रहे हैं कि आपका जो ये सवाल जी न्यूज है के दर्शक देख रहे हैं। सवाल है वो बात कर रहे हैं। वो जी न्यूज के विद्वान दर्शक सुन रहे हैं मेरी आपकी बात को। मिश्रा जी क्यों हारे थे? सवाल ये है, जी न्यूज के दर्शक किंतु परंतु मेरी और आपकी चर्चा को सुन रहे हैं गौर से। आप मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध मैं यदि गलत कह रहा हूं तो समझ आ रहा होगा, और आप लीपापोती कर रहे हैं। कैसे सुनेंगे? आप लीपापोती कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी चेहरे को नकार चुकी है, ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जनता देख रही है। अच्छा, अब मेरा सवाल अभी वहीं रह गया, क्योंकि उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप एक दूसरे को ताने तो दे रहे हैं, धैर्यवर्धन जी और प्रवीण जी, मतलब मेरी भी सुनिए। मेरा सवाल जो था, क्योंकि आपने धैर्यवर्धन जी मेरे सवाल को अपने आरोपों में कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा कि राजेंद्र भारती जी लॉ की अच्छी जानकारी रखते हैं, इसीलिए ये सब हुआ, या ये जो भी आपने बोला। लेकिन मेरा सवाल वही था कि 23 के चुनावों में क्यों हार गए नरोत्तम मिश्रा? इसका कोई आपने जवाब नहीं दिया। अरे गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वह तिफले क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। लगातार इतनी बार से जीत रहे हैं, अगर एक बार कहीं मिसकैलकुलेशन हो गया। एक मैं 20 सेकंड की टिप्पणी ले लेती हूँ सरमन जी से। आप प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप उनको बोलने दीजिए। आपने पूरी चर्चा सुन ली सरमन जी, और सवाल भी सुन लिए, और 23 के चुनाव में जो हार हुई उसके बाद तर्क भी आपने सुन लिया। आप अब फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट किस पर दे दूं मैं? आप ये मेरे को बता दीजिए ना, कि मैं 23 के चुनाव पे दे दूं